टॉपिक्स शुरू करते हैं अपने आज का एक नया टॉपिक। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले की जो क्लास ली थी उसमें भारत का एक प्रमुख किसान विद्रोह के बारे में हमने अध्ययन किया था, और वहाँ था संथाली का किसान विद्रोह। इसके बाद में हमारा आज का एक नया टॉपिक है, और वहाँ ये है नील विद्रोह। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। जितना हमने संथाली विद्रोह के बारे में पढ़ा, उतनी ही जानकारी हमें इसके बारे में भी प्राप्त करनी है। इसका भी हम उसी तरीके से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उसका क्या टाइम पीरियड रहा, क्या पृष्ठभूमि रही, क्या अंग्रेजों की किसानों की प्रति नीतियां रही, क्या प्रशासनिक दृष्टि से कहीं कहीं जो अंग्रेजों से भी यहाँ पर हुई, जिसका खामियाजा भारत के किसान आंदोलन को यहाँ पर भुगतना पड़ा। उससे हम देखते हैं, इसका टाइम पीरियड हम देखते हैं 1859 1860। ये इसका टाइम पीरियड है। 1859 से 1860 के मध्य यह विद्रोह भारत में शुरू हुआ था। स्थान की बात करते हैं कि आखिर में नील आंदोलन कहां पर भारत के वर्तमान स्थिति के अनुसार उस समय कहां पर हुआ था, तो यहाँ आंदोलन बंगाल, जो भारत का वर्तमान में एक वेस्ट बंगाल जो एक राज्य है, वहां पर उस समय नील विद्रोह भारतीय किसानों के द्वारा शुरू किया गया। इसके भी हम नेतृत्व करता देखेंगे कि किसके नेतृत्व में यहाँ के किसान संगठित हुए, किसके किन किन बातों को यहाँ पर मुद्दा बनाया, किन किन लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रमुखता दिखाई, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले नेतृत्व करता कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लीडरशिप करने का यहाँ पर कार्य किया, तो उसमें है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस नील विद्रोह का बंगाल में नेतृत्व किया, किसानों को संगठित करने का कार्य किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस आंदोलन का किस तरीके से भारत में व्यापक प्रदर्शन हुआ, उससे संबंधित उस समय एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उसका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, जिसका नाम है हिंदू पेट्रियार्क। ये भी समर्थन करता है कि नील आंदोलन भारत के बंगाल राज्य में शुरू हुआ। उसके बाद में हम इसकी पृष्ठभूमि, इसकी जो पूरा जो बायोडाटा उसको पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा और डिसाइड कर लेते हैं कि ये सब जो भी घटनाएं यहाँ पर घटती है, इसके हम एक एक पहलू को देखेंगे। उन पहलुओं को देखने के बाद में जो घटनाएं यहाँ पर घटी, उसके बाद में एक आयोग यहाँ पर गठित किया गया। उस आयोग का नाम था नील आयोग। उस आयोग का नाम था नील आयोग, जिसने इस पूरे विद्रोह की जांच पड़ताल की। इस नील आयोग के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था सिटोनका। ये इसके अध्यक्ष थे नील आयोग। उसके बाद में एक उस समय इस नील विद्रोह पर एक पुस्तिका लिखी गई, जिसको हम बोलते हैं नील दर्पण। नील दर्पण
इसके लेखक थे दीनबंधु मिश्र। तो ये तो इसके कुछ पहलू हैं जो हमारे कभी कभी एग्जाम में सीधे यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब हम इसकी पूरी घटना देखने का कार्य करेंगे कि आखिर में नील विद्रोह हुआ क्या। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में सदियों समय से पहले भारत में किसान जो थे, इस खास करके वेस्ट बंगाल के, ये किसान एक पौधे की खेती करते थे और वह पौधा था नील। इस नील की खेती करते थे। जैसे ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ भारत में, तो उन्होंने देखा कि ये जो नील की खेती यहाँ पर हो रही है, नील की जो कृषि यहाँ के जो किसान कर रहे हैं, यहाँ नील कपड़े पर चमक बिखेरने का कार्य करते हैं। कुल मिला के विभिन्न प्रकार के जो भी कपड़े उस समय कपड़ों का उत्पादन होता था, उसमें ये नील कपड़े पर अपनी चमक बिखेरने का कार्य करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने ये देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा इनकम का बहुत अच्छा साधन है, क्यों ना इसका यहाँ से ज्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जाए और उसका उपयोग हम आर्थिक रूप से जो धन दौलत जो पैसा होता है उससे कमाने के लिए हम इसको यहाँ पर उत्पादन करवाएंगे और इसको हम इंग्लैंड में भेजने का कार्य करें। तो इन्होंने यहाँ पर एक मंशा बनाई कि भारतीय किसान जैसे ही इस कृषि में ढल चुके हैं, वह पूरी तरीके से ये समझते हैं किस प्रकार से नील की खेती को सही तरीके से किया जाता है। तो इन्होंने एक योजना बना ली कि भारतीय किसानों को अधिक से अधिक नील की खेती करने पर विवश। परिणाम ये हुआ कि नील की खेती की फसल तो अच्छी होने लग गई, लेकिन जो अन्य खाद्यान्न जो फसलें थी उनका उत्पादन बिल्कुल घट गया। उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि किसी एक परिवार की पेट भरकर खाने की जो अपनी आवश्यकता होती है उसको भी पूरा करना किसानों के लिए बस में नहीं रहा। इतना पूरी तरीके से, यानी कि खाद्यान्न फसलें जो थी उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया और इस नील की खेती करने पर उनको बिल्कुल पूरी तरीके से आश्रित कर दिया। कई सारे किसानों ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज भी रखी कि अगर हम नील की खेती करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सुझाव रखा कि आप नील की खेती कीजिए और हम आपको उतना पैसा देंगे जितना कि आपके परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाए। लेकिन उनकी बातों में सिर्फ हवा थी, ऐसा हुआ कुछ नहीं। उनको दिन दहाड़े मजदूरी करने के बाद भी इतना ही मिलता था जिससे उनकी बड़ी मुश्किल से उनके खाने पीने की आवश्यकता पूरी हो, यानी कि नहीं के बराबर उनको दाम मिलता था। तो इन्होंने धीरे धीरे किसानों ने क्या किया कि संगठित होकर एक आंदोलन छेड़ने का कार्य शुरू किया। लेकिन जिस किसी ने भी किसान ने अंग्रेजों के खिलाफ में अपनी आवाज रखने का मुद्दा बनाया, उस किसान की खेती के जो खाद्यान्न फसलों का जो उत्पादन वो किसान करता था, उनकी खेती को पूरी तरीके से अंग्रेज नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। इतना नुकसान करने के बाद में वहाँ उनके जो गाय मवेशी जो बछड़े वगैरह होते थे उनको लूट कर भी वह क्या करते थे, अपने साथ में ले जाते थे और कुछ पैसों के बदले में उनका फिर क्रय विक्रय में कर देते थे। ये सब कुछ हो रहा था। उसी समय बंगाल में बिल्कुल अव्याप्त बुराई फैल गई कि आखिर में किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करे। तो उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह का सहारा लिया और विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में धीरे धीरे विद्रोह का स्वरूप बना। इस नील विद्रोह का एक समाचार पत्र में जो समर्थक रहा कि हाँ बिल्कुल ये जो विद्रोह हो रहा है वह बिल्कुल सही है, जायज है, ऐसा समाचार पत्र उस समय उस कंडीशन में प्रकाशित हुआ। उसका नाम था हिंदू पेट्रियट। ये सब घटना होने के बाद में एक आयोग गठित किया ईस्ट
इंडिया कंपनी का जो इस तरीके से जो बर्ताव रहा भारतीय किसानों पर, अंग्रेजों ने एक आयोग बनाकर भारत में भेजा। उस आयोग का नाम था नील आयोग। उस नील आयोग ने भारतीय जो नील विद्रोह हुआ था उसकी समीक्षा की और उसमें एक अध्यक्ष थे जिसका नाम था शिवम का। इस पूरे आंदोलन का जो भी लेखा हुआ था वहां इस आयोग के माध्यम से किया गया और इस पर एक पुस्तक भी लिखी गई, नील दर्पण, दीनबंधु मिश्र के द्वारा। एक और बात यहाँ पर सामने आती है कि कुछ इतिहासकार, हमने जिस टॉपिक को पहले पढ़ लिया है संथाल विद्रोह जो बिहार और वहां का जो था हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद इस आंदोलन को भी कई सारे इतिहासकार संथाल विद्रोह की संज्ञा देते हैं। संथाल विद्रोह की इसको भी संज्ञा देते हैं। मतलब ये है कि क्या ये वही संथाल विद्रोह था जो हमने इससे पहले की क्लास में हमने देखा था, या फिर इसको सिर्फ एक संज्ञा देने का काम किया था कि क्या पहले जो संथाल विद्रोह हो चुका था उसी तरीके से ये विद्रोह भी संथालों के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो नील विद्रोह जो हो रहा था बंगाल में, उस नील की खेती करने वाले जो किसान अधिक से अधिक जो किसान थे वहां किसान अधिक से अधिक संथाल ही थे। इसलिए इतिहासकारों का ये भी मानना है कि नील विद्रोह को या तो बंगाल विद्रोह या इस संथाल विद्रोह, इनकी भी संज्ञा लेना उचित है। क्योंकि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ? बंगाल में, और बंगाल में उस समय जो नील की खेती करते थे वो किसान कौन थे? तो संथाल। इसलिए कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि संथाल विद्रोह किन किसानों के द्वारा किया गया, या फिर संथाल विद्रोह बंगाल में शुरू होने के ऐसे कौन कौन से कारण थे। इस प्रकार से भी प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के जो प्रमुख दो किसान आंदोलन थे, पहला संथाल और दूसरा बंगाल का नील विद्रोह, इन दोनों के बारे में हमने पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक आंध्र प्रदेश जो हमारे अभी वर्तमान में एक स्टेट है, वहां पर भी एक विद्रोह हुआ था। वह भी काफी इतिहास में इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बारे में भी हम फैक्चुअल चीजों को देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।